स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है प्रोटोजोआ का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर है। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं और एंडोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं। इसके अलावा मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ये तमाम जो स्ट्रक्चर हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मार्फोलॉजी या बाह्य आकारकी के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। दोस्तों अगर एग्जाम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य आकारकी से करके सवाल पूछता है तो आपको केवल एक ही डायग्राम बना करके दिखा देना रहेगा जिसमें सभी बाह्य आकारकी के अंदर आने वाली स्ट्रक्चर आ जाती हैं। लेकिन अगर एग्जाम में इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर आंतरिक संरचना से संबंधित सवाल पूछता है तो आपको इस बड़े वाले डायग्राम के साथ साथ एक छोटा सा डायग्राम और बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बड़े वाले डायग्राम के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से दिखाना संभव नहीं है। तो आपको अलग से एक छोटा सा डायग्राम बना करके उसके अंदर आंतरिक संरचना को दिखाना पड़ेगा, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर आंतरिक संरचना से संबंधित सवाल अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको उसके अंदर क्या लिखना है ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें लिखने वाली है और क्या लिखेंगे वो तो हम अभी आपको बताएंगे। इससे पहले एक बार आप इस डायग्राम को फिर से देख लें। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने इस डायग्राम के बारे में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन एक बार यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाए। तो देखिए यह पैरामीशियम का चित्र बनाया गया है और इसके ऊपर वाले भाग को एंटीरियर एंड कहते हैं और नीचे वाले को पोस्टेरियर एंड कहते हैं। यानी जो ऊपर का सिरा है वह एंटीरियर एंड है और जो नीचे का सिरा है वो पोस्टेरियर एंड है। सबसे बाहर देखिए जो ये ग्रीन कलर की हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है रो ऑफ सीलिया, यानी सीलिया की लाइन है। और उसके बाद ये जो देखिए अब ब्लैक कलर से इसकी बाहर की स्किन जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, पेलिकिल है, इसको पेलिकिल बोलते हैं। और इस पेलिकिल के जस्ट नीचे आप ये जो देखिए डॉट 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 ऐसी संरचनाएं देख रहे हैं, ये ट्राइकोसिस्ट है। यहाँ पर देखिए बड़ा करके हमने ट्राइकोसिस्ट को दिखाया हुआ है, तो आप इसे समझ जाएंगे अभी जब हम इसे बताएंगे। ये वाला जो डायग्राम नीचे वाला है यह पैरामीशियम के अंदर से थोड़ा सा पार्ट काट करके नीचे दिखाया गया है ताकि इन संरचनाओं को बड़ा करके दिखाया जा सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट करके नीचे दिखाया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो प्लाज्म होते हैं, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वह दो भाग में डिवाइड है। बाहर का जो प्लाज्म है वह एक्टोप्लाज्म और अंदर का जो प्लाज्म है वह एंडोप्लाज्म। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर है ओरल ग्रूव, उसके नीचे ओरल ग्रूव के अंदर जब जाएंगे तो वेस्टिब्यूल और उसके भी अंदर बकल कैविटी। ओरल ग्रूव का मतलब ये माउथ पार्ट है, इसका मुख वाला पोर्शन है, मुख वाला भाग है। और सबसे बाहर जो मुख वाला भाग होता है वो ओरल ग्रूव और उसके नीचे अंदर जाएंगे तो वेस्टिब्यूल और उसके अंदर बकल कैविटी, फिर उसके भी अंदर जाएंगे तो साइटोस्टोम, फिर साइटोस्टोम के बाद साइटोफेरिंग्स है और नीचे फूड वैक्यूल बन करके तैयार हो जाती है। पिछले वीडियो में भी हम इसे अच्छे से समझाए हुए हैं। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आती है साइटोपाइग नाम से। साइटोपाइग इसका एनस होता है। जैसे बड़े एनिमल में, बड़े जंतुओं में एनस होता है, वैसे पैरामीशियम के अंदर एनस की जगह पर साइटोपाइग पाया जाता है, जिससे यह अपना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर डिस्चार्ज करता है। इसके बाद नीचे कुछ सीलिया बड़े बड़े होते हैं जिसे काउडल टफ्ट सीलिया कहेंगे। आप देख रहे हैं दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक ऊपर की तरफ है उसे एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे और नीचे की तरफ जो है उसे पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। जो एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डायस्टोल अवस्था में है, डायस्टोल स्टेज में है। डायस्टोल स्टेज का मतलब फूली हुई अवस्था में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फूली हुई अवस्था में है, इसलिए इसको डायस्टोल कहेंगे। क्यों फूली हुई अवस्था में है? क्योंकि इसमें पानी भर गया है और अभी यह पानी जब इसमें निकल जाएगा रेडियल कैनाल के अंदर तो फिर यह सिस्टोल अवस्था में आ जाएगी, जैसा कि आप नीचे वाले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है
ये जो है सिकुड़ी हुई अवस्था में है, पिचकी हुई अवस्था में है, तो इसलिए इसको सिस्टोल बोलेंगे। यह सिस्टोल हो गई है, सिकुड़ गई है, पिचक गई है, क्योंकि यह अपने अंदर का पानी रेडियल कैनाल में डिस्चार्ज कर चुकी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेडियल कैनाल फूली हुई है और कंट्रक्टाइल वैक्यूल पिचकी हुई है, क्योंकि यह पानी को रेडियल कैनाल में छोड़ चुकी है और रेडियल कैनाल के माध्यम से फिर बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो इसके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को आप देख लिए, जैसे कि और है फूड वैक्यूल भी है, माइटोकांड्रिया है, गाल्गी बॉडी और भी तमाम जो भी एक कोशिका के अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं, वो सारी संरचनाएं इस पैरामीशियम के अंदर होती हैं। तो बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है आप खुद समझ जाएंगे। बाहर से देखने पर जो जो संरचनाएं दिखाई दें वो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अंदर या बाह्य आकारकी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य आकारकी के अंदर आपको क्या दिखाना होता है, इसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, लंबाई कितनी है, और बाहर से देखने पर जो जो इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं टच होती हैं आपको दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें दिखाना होता है। यानी इसके पेलिकिल तक, पेलिकिल के बाहर आपको ये सीलिया भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा ये वोरल ग्रूव भी दिखाई दे रहा है, साइटोपाइक दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाहर से देखने पर संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसकी बॉडी के ऊपर, यह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य आकारकी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसका शेप, साइज और कलर या फिर इसकी लंबाई, ये सारी चीज़ें बाह्य आकारकी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके त्वचा के यानी कि इसके पेलिकिल के अंदर जो जो संरचनाएं पाई जाती हैं वह इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं वो तो इधर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप इस डायग्राम को समझ गए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट काट करके यहाँ दिखाया गया है, तो इसे आप देख लीजिए। ये देखिए जो ऊपर डबल लाइन आप देख रहे हैं यह है पेलिकिल, क्योंकि यह डबल लेयर्ड होती है पेलिकिल। और इसके ऊपर निकली हुई सीलिया जो यहाँ पर आप छोटी छोटी देख रहे थे, यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, तो ये क्या है, सीलिया है। और ये जो आप डबल लाइन देख रहे हैं ये पेलिकिल है, क्योंकि यह डबल लेयर की बनी होती है। उसके नीचे देखिए क्या है, एक्टोप्लाज्म दिखाया गया है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो डॉटेड है ब्लू कलर से, ये पूरा एक्टोप्लाज्म है। और इसके अंदर क्या रहेगा, एंडोप्लाज्म रहेगा, जो कि इस फिगर में एंडोप्लाज्म खुद ही स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर एक्टोप्लाज्म को स्पष्ट दिखाने के लिए यह फिगर बनाया गया है। अब एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या है, जैसे देखिए ये जो सीलिया है, ये जहाँ से सीलिया निकली होती है उसे बेसल बॉडी या सीलिया बेसल बॉडी या फिर काइनेटोसोम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है वो यहाँ पर दिखाया गया है बेसल बॉडी आर काइनेटोसोम या सीलिया बेसल बॉडी भी कहते हैं, जो कि इस चित्र में दिखाना संभव नहीं था। यहाँ पर हम कहाँ दिखाएंगे, बहुत सारी संरचनाएं दिखाना है। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं ये लटका हुआ जो लटकी हुई संरचना दिख रही है वो इसमें देखिए डॉटेड करके दिखाया गया है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं है और इसे क्या कहेंगे, ट्राइकोसिस्ट बोलेंगे। इसके बाद देखिए जो ये बेसल बॉडी है या सीलिया बेसल बॉडी रेड कलर की स्ट्रक्चर है, उसके नीचे फाइब्रिल निकले हुए हैं। ये देखिए हर बेसल बॉडी से एक एक फाइब्रिल निकला हुआ है, धागे जैसी संरचना निकली हुई है। इसे आप क्या बोलेंगे, देखिए नीचे यहाँ पर लिखा गया है काइनेटोडिस्मॉस। क्या बोलेंगे, काइनेटोडिस्मॉस। इसको काइनेटोडिस्मॉस कहेंगे। और ये ट्राइकोसिस्ट आपने देख लिया। एक चीज़ और देख लीजिए, जब ये धागे जैसी सभी संरचनाएं निकल करके एक साथ मिल जाती हैं तो इन्हें काइनेटोडिस्मेटा बोलते हैं, काइनेटोडिस्मेटा बोलते हैं। एक बार फिर से इसे समझिए। ये ग्रीन कलर से देखिए जो दिखाया गया है सीलिया है, और ये दो लेयर जो दिखाई गई हैं वो पेलिकिल हैं, और सीलिया के नीचे जो रेड कलर से ये चार संरचनाएं आप देख रहे हैं, चार दिखाया गया है, बाकी बहुत सारे होते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, बेसल बॉडी या काइनेटोसोम। यहीं से सीलिया निकलता है। सीलिया के नीचे भी धागे जैसी संरचना निकली हुई जिसे
काइनेटोडिस्मास बोलेंगे, और सभी काइनेटोडिस्मास एक साथ जब मिल जाएंगे तो काइनेटोडिस्मेटा बोलेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए जो ये लटकी हुई संरचना दिख रही है इसे आप ट्राइकोसिस्ट बोलेंगे। इन सारी चीज़ों को इधर मेंशन किया गया है, कैसे इन्हें लिखना है वो चीज़ें हमने इधर दिखाया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को या आंतरिक संरचना को। तो दोस्तों अगर आंतरिक संरचना से संबंधित सवाल एग्जाम में अगर पूछता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल देंगे साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या पेलिकल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं वह साइटोप्लाज्म कही जाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो अब इसी के अंदर जो संरचनाएं आएंगी उसी को हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्म हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे द साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कि जो पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म है वह दो भाग में बटा हुआ है। दैट इज कौन कौन, तो देखिए एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। एक्टो का मतलब बाहर का प्लाज्म और इंडोप्लाज्म अंदर का प्लाज्म। बाहर का मतलब इस पैरामीशियम की बॉडी से बाहर नहीं, जो दो भाग में डिवाइड है उसी में अंदर बाहर। देखिए जो ये रेड कलर से मैंने डॉटेड किया हुआ है ये इंडोप्लाज्म, और बाहर देखिए कुछ छूटी हुई डॉटेड यहाँ पर डॉटेड नहीं है, तो यह क्या है एक्टोप्लाज्म। क्लियर हो गया। अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे एक्टोप्लाज्म और उसके अंदर आने वाली संरचनाओं का जिक्र कर देंगे। तो एक्टोप्लाज्म हेडिंग डालकर और उसके नीचे लिखेंगे इट इज आउटर, यह बाहरी है यानी कि बाहर की तरफ पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्लियर, क्लियर का मतलब कि ये साफ होता है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये संरचनाएं आपको झलकती हुई दिखाई देंगी, थोड़ा क्लियर होता है, मतलब कि ज़्यादा डेंस नहीं होता है। इसके बाद फिर क्या थिन, पतली होती है, ये पतला होता है, मतलब ये वाला जो एक्टोप्लाज्म है ये कम जगह घेरे हुए है, पतला है, बट फर्म है। फर्म का मतलब दृढ़ है, मजबूत है और एक लेयर के रूप में है। तो मतलब इट इज आउटर बाहर की तरफ, क्लियर मतलब थोड़ा साफ, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का है, और थिन मतलब पतला है, बट फर्म मतलब लेकिन दृढ़ है, मजबूत है, एक लेयर है। और इसके बाद है इट हैज पेलिकल ऑन इट्स आउटसाइड, इसके पास पेलिकल होता है बाहर की तरफ। अब आप ये जो एंडोप्लाज्म है इससे पेलिकल का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो एक्टोप्लाज्म है, लेकिन एक्टोप्लाज्म का पेलिकल से डायरेक्ट संबंध है। तो आप कह सकते हैं एक्टोप्लाज्म के पास बाहर की तरफ पेलिकल है, ये जो बाहर की लेयर है। इसके बाद है इन द एक्टोप्लाज्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, यानी एक्टोप्लाज्म के अंदर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं संरचनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है, वो क्या क्या है। तो देखिए पहला देखिए क्या है, सीलिया बेसल बॉडी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसल बॉडी, या इसको काइनेटोसोम भी कहते हैं, सीलिया बेसल बॉडी भी कह सकते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ से सीलिया स्टार्ट होती है उसी के जस्ट नीचे पाई जाती हैं और इसी से सीलिया निकलती है। इसको काइनेटोसोम भी कहते हैं, यहाँ नीचे भी दिखाया गया है। इसके बाद है काइनेटोडिस्मेटा, काइनेटोडिस्मेटा आप देख रहे हैं बेसल बॉडी से निकली हुई धागे जैसी संरचनाएं आ करके इधर आ करके सब एक साथ मिल गई हैं, तो इन्हें काइनेटोडिस्मेटा बोलेंगे। और एक अकेले है, सिंगल है, तो इसको काइनेटोडिस्मास बोलेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 5 जो है काइनेटोडिस्मास एक साथ मिल करके काइनेटोडिस्मेटा बनाता है। 5 से अधिक एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 4 दिखाया है, एक और अगर यहाँ होती सीलिया तो उसके नीचे बेसल बॉडी होती, और बेसल बॉडी से ये धागे जैसी स्ट्रक्चर निकल करके यहाँ तक आकर के मिलती। लेकिन अगर 6 होंगी यहाँ तो यहीं तक आएंगी, एक इधर से छूट जाएगा। कुल मिला करके 5 काइनेटोडिस्मास एक साथ मिल सकते हैं और काइनेटोडिस्मेटा बना सकते हैं। 6 नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि एक अगर आगे वाला मिलेगा तो फिर इधर से एक छूट जाएगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो
काइनेटोडिस्मेटा हो गया और इसके बाद ट्राइकोसिस्ट। यहाँ पर देखिए ट्राइकोसिस्ट दिखाया गया है। ये जो है इसकी पेलिकल के नीचे जो है ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है ट्राइकोसिस्ट। इनका हम काम थोड़ा सा बता दें तो देखिए जो ये सीलिया बेसल बॉडी है यह सीलिया को ग्रो कराने का काम करती है, यानी कि यहीं से सीलिया निकलते हैं। इसके बाद काइनेटोसोम तो उसी को कहेंगे। इसके बाद है काइनेटोडिस्मेटा। काइनेटोडिस्मेटा ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सीलिया को मजबूती देने का काम और सीलिया को मूव कराने का भी काम करता है काइनेटोडिस्मेटा। इसके बाद है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का जो रियल फंक्शन क्या है ये तो अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ट्राइकोसिस्ट अपने अंदर से कुछ पदार्थों को निकालता है जो पैरामीशियम को किसी दूसरे की बॉडी पर चिपकने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पैरामीशियम बैक्टीरिया के ऊपर पोषण ले रहा है तो ये ट्राइकोसिस्ट ये जो अंदर की ये तमाम संरचनाएं डॉटेड देख रहे हैं यही क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। तो यह ट्राइकोसिस्ट अपने अंदर से कुछ चिपकने वाले पदार्थ निकालेगा जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरामीशियम को चिपका देगा, जिससे पैरामीशियम आसानी से बैक्टीरिया के ऊपर पोषण ले सके, ऐसा बिलीव किया जाता है। बाकी रियल में इसका क्या फंक्शन है ये तो अननोन है, अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में आप लिख देंगे दिस इनर पार्ट इज मोर लिक्विड, यह ज़्यादा तरल होता है, एंड ग्रेनुलर, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ये ग्रेनुलर होता है, मतलब कि ज़्यादा इसमें डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, ग्रेनुलर है। मेनी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म, दैट इज, यानी कि एंडोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक कोशिका के अंदर पाया जाने चाहिए। तो क्या संरचनाएं, यहाँ पर आपको केवल नाम लिख देना है, जिसमें माइटोकांड्रिया है, गाल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, कुछ क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं, स्टोर्ड फूड पार्टिकल्स भी पाया जाता है जो पैरामीशियम अपनी बॉडी के अंदर स्टोर किया रहता है। इन एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस, इसके अंदर देखिए दो न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड वैक्यूल्स भी है, ये देखिए ये फूड वैक्यूल्स भी है। और इसके अलावा क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर आल्सो फाउंड, यानी कि इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जा रहा है। देखिए ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है और एक नीचे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ऊपर वाले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को आप एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और नीचे वाले को पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे। तो आप क्या क्या संरचनाएं हैं एंडोप्लाज्म के अंदर वो आप ऐसे लिख देंगे। तो ये तो एंडोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं थी, और एक्टोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं आप नीचे वाले फिगर के माध्यम से देख लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों फिगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बनाना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये डायग्राम तो काफ़ी कठिन है, कैसे इतना आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप केवल 2-3 बार बना करके देखिए, अपने आप पेन चल जाएगी और बहुत ही जल्दी आप यह डायग्राम एग्जाम में बना सकेंगे। आपके लिए एकदम खिलवाड़ हो जाएगा। देखने पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कई बार बनाएंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। बाकी नीचे वाले डायग्राम तो बहुत ही आसान है, बस इसमें संरचनाओं का ध्यान रखना है कि किसको क्या कहते हैं, नेमिंग को याद रखना है। तो आप इसे भी अगर 2-3 बार लिख करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्टोप्लाज्म है वो भी आप दिखा दिए, एंडोप्लाज्म है वो भी आप दिखा दिए, तो आपके हिसाब से तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लाज्म के अलावा है ही क्या। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके बारे में कुछ खास बातें होती हैं, तो आप न्यूक्लियस को फिर अलग से दिखा देंगे। तो आप हेडिंग डाल देंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई प्लूरल है, मतलब 2 न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियाई शब्द प्रयोग किया गया है। अगर एक ही रहता तो न्यूक्लियस लिख दिया जाता। अब देखिए क्या है, इसमें लिखना है न्यूक्लियाई लिख देंगे हेडिंग, और उसके अंदर लिख देंगे पैरामीशियम आर हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक, हेट्रो का मतलब भिन्न, 2 तरह का, और कैरियोटिक का मतलब कैरियन से बना है, मतलब न्यूक्लियस। मतलब ये है कि पैरामीशियम के अंदर 2 तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए पैरामीशियम को हेट्रोकैरियोटिक कहते हैं। मतलब इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसी बात को आगे दिखाया गया है। 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मतलब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस पाया जाता है।
ए मैक्रोन्यूक्लियस एंड ए माइक्रोन्यूक्लियस। एक मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रो का मतलब बड़ा न्यूक्लियस, एंड ए माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रो का मतलब छोटा न्यूक्लियस। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर से ये बनाया गया जो है वो क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस है, और ये रेड कलर से बनाया हुआ छोटा है तो इसको आप माइक्रोन्यूक्लियस बोलेंगे। अब दोनों में से पहली हेडिंग डाल देंगे मैक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर आप दिखा देंगे इट इज 1 इन नंबर, यह संख्या में 1 होता है, एंड किडनी शेप्ड, और किडनी के आकार का होता है। कुछ कुछ आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे किडनी की तरह से बनाया गया है। किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर यानी किडनी की तरह से एक संरचना होती है। इट इज सोमैटिक आर वेजिटेटिव, इट इज सोमैटिक आर वेजिटेटिव। सोमैटिक का मतलब दैहिक होता है, यानी कि शरीर से संबंधित यह न्यूक्लियस है। या यहाँ पर आप ये समझिए कि ऐसा न्यूक्लियस जिसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है वो क्या है, सोमैटिक है या वेजिटेटिव है। आपको पहले से पता होगा कि हायर कैटेगरी के जो प्लांट या एनिमल हैं उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, लेकिन यहाँ पर जो ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस, इसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसे सोमैटिक या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। एंड फील्ड विथ क्रोमेटिन पार्टिकल्स, और क्रोमेटिन पार्टिकल मतलब डीएनए से यह भरा होता है, इसमें बहुत सारा क्रोमेटिन पार्टिकल या फिर डीएनए पाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब यह रिप्रोडक्शन में भाग लेता ही नहीं है तो इसका आखिर काम क्या है, तो इसके काम को भी आप दिखा देंगे। देखिए नीचे लिखा गया है इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यह जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। वैसे हमारी सामान्य जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वह कोशिका के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी जो है कंट्रोल करता है। तो ये पैरामीशियम के लिए कोई नई बात नहीं है, सभी प्राणियों के जो न्यूक्लियस हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है इट इज डिवाइडेड बाई माइटोसिस, यह माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब इसके बाद है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस का मतलब वो छोटे वाले न्यूक्लियस की बात की जाएगी। तो देखिए इट इज स्मॉल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बड़े वाले न्यूक्लियस की अपेक्षा यह काफ़ी छोटा है और स्फेरिकल मतलब गोल है, जबकि बड़का वाला न्यूक्लियस आप देखें कि किडनी की तरह से था और ये छोटा वाला क्या है, गोल है। तो आप यह लिख देंगे कि यह छोटा होता है और गोल होता है, यह किडनी शेप का नहीं होता है। इट कंटेन फाइन पार्टिकल ऑफ क्रोमेटिन, इसके अंदर फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल के क्रोमेटिन होते हैं, डीएनए होते हैं, ये भी आप जानते रहिए। माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन द डिप्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, इस बात को भी आप एग्जाम में दिखा देंगे कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह मैक्रोन्यूक्लियस के डिप्रेशन पर पाया जाता है। डिप्रेशन का मतलब इसका जो धंसा हुआ भाग है उसी के ऊपर आप इस न्यूक्लियस को देख रहे हैं, उसी के पास। तो आप इस बात को लिख देंगे कि माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन द डिप्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। इट कंट्रोल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटा वाला न्यूक्लियस है यह रिप्रोडक्शन से संबंधित है, यानी पैरामीशियम के अंदर होने वाली जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है वह छोटा वाला न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, यानी कि उसे संचालित करने का काम करता है। तो दोस्तों यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो अगर एग्जाम में इंटरनल स्ट्रक्चर पूछता है तो बिल्कुल आपको इसी तरह का कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और कई बार पढ़ करके इसे तैयार कर लें, लिख करके तैयार कर लें। तो दोस्तों आज समाप्त हो गई इसकी स्ट्रक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।